सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये हमारा कंटिन्यूएशन है विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने आपको एक ग्राफ एक्सप्लेन किया था। अब हम मैथमेटिकली जानेंगे कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हम जो इक्विलिब्रियम है उसको डिफाइन करते हैं विद यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो कंसिडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मैंने फिर से वही ए प्लस बी बी, रिवर्सिबल का सिंबल है ये सी सी प्लस डी डी, जहाँ पे आपके छोटे ए बी सी डी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, ए बी रिएक्टेंट्स और सी डी क्या है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये मैंने आपको और बताया, दैट इज द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट, ठीक है, ग्राफ देखिए ये वाला, एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वहां से आपका इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से पढ़ेंगे रेट लॉ। तो पहली बात तो ये रेट लॉ होता क्या है। ठीक है, तो रेट लॉ जनरली आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स में अपनी क्लास 12th में। तो अभी तो आप 11th में हो, तो आपको लाइक इसका ज़्यादा आइडिया होगा नहीं। ठीक है, तो बस आप इतना समझ लो कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन है तो उतना ही, क्योंकि वो रिएक्टेंट पे डिपेंडेंसी है। तो रिएक्टेंट का मोल्स बाय वॉल्यूम की पावर ये। ठीक है, ये आपका किससे आता है, ये आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, कि अब ये ब्रैकेट्स का क्या मतलब है। ठीक है, ये आपका होता है एक्टिव मास, जो आपका ये वाला, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्टिव मास। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया एक्टिव मास क्या होता है, तो हम इसको सॉल्विंग में हम इसको डिनोट करते हैं मोलैरिटी से। बिल्कुल, मोल्स बाय वॉल्यूम वाला ही मोलैरिटी, तो यही होता है। ठीक है, मोलैरिटी। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा खराब है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए बात ये मोलैरिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए की पावर ए बी की पावर बी। अगर लाइक आपको ये अभी ढंग से समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या लिखा है, ये आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स में, उधर ये आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जब मैं केमिकल काइनेटिक्स करूँगा ना, तो मैं इसको ज़रूर एक बार वापस से कवर जरूर करूँगा। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना समझो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए की पावर ए और बी की पावर बी के। ठीक है, कितना रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से के एफ आ जाता है। ठीक है, अब ये भी सीखते हो केमिकल काइनेटिक्स में कि इस के एफ का भी वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो के एफ क्या है आपका, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब फिर वैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो बैकवर्ड है तो सी और डी से हम ए बी में जा रहे हैं, तो होगा। और अब मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वल तो सॉरी इक्विवेलेंटली हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये होगा आपका के बी होगा ये। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इन दोनों को कर दिया इक्वल। जैसे इक्वल किया, के एफ बाई के बी हुआ, के एफ डिवाइड बाई के बी हुआ, ये इसके नीचे चला गया, तो हमारा जो बन गया वो बन गया के एफ बाई के बी इक्वल टू ये। तो ये ऊपर क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट्स, नीचे क्या दिख रहे हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये जो के एफ बाई के बी होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही हमारा क्या होता है, के सी। के सी के सी बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है, और ये क्या होता है, ये होता है, सॉरी माय बैड, के सी, इसी को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हम इसी को ही जनरली निकालते हैं। ठीक है, यही होता है आपका के सी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये होता है मैथमेटिकली। और ये कहाँ से आता है, फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा इसका ऑपोजिट ही खोल देता हूँ। तो ये रहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट्स of the molar concentration, moles by volume, molarity of the products to that of the product of the ratio, molar concentration of the reactants with each concentration term raised to a power equal to the stoichiometric coefficient in balanced chemical equation। कुछ नहीं है भाई, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, प्रोडक्ट्स ये रिएक्टेंट्स, सी और डी प्रोडक्ट्स, और ये जो है ये आपके क्या होते हैं, एक छोटे ए बी सी डी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइचियोमेट्रिक क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यही होता है। तो अब हम समझेंगे कि एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं,
साथ ही साथ कि जो आपकी वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर, की जो आपका ये अभी केस ही आया है वो किस किस में लाइक हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है एक तो, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसमें से काफ़ी सवाल भी आते हैं। ठीक है, पहला तो है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट कभी भी आपका इक्विलिब्रियम चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन फास्ट करता है। रिएक्शन फास्ट करता है मतलब वो आगे की तरफ ज़्यादा, मतलब आपका रिएक्शन जल्दी हो रहा है, आपका इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है, बट इक्विलिब्रियम नहीं बदलता, वो उसी पॉइंट पे आएगा, बस टाइम जल्दी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर यहाँ पे ये ग्राफ देखें, ये देखिए ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए या फिर यहाँ चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ रहेगा, इधर ही रहेगा। बस क्या है, टाइम टाइम कम हो जाएगा। हो सकता है कि ये जो है ये कुछ ऐसे आ जाए, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, और ये जल्दी अटेन हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये होता है कैटलिस्ट का काम, पर ये वैल्यू ऑफ केसी को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आपका आता है सेकंड पॉइंट, फिर आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप चाहे कितना भी रखो कंसंट्रेशन, चाहे आप 100 मोल रखो या चाहे आप कुछ भी रखो, इनिशियली एट द एंड इक्विलिब्रियम आपका उसी पॉइंट पे आएगा। ठीक है, उसी पॉइंट पे आना होगा जिस पे उसको आना है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन से भी ये डिपेंडेंट है। फिर तीसरा पॉइंट आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन से क्या मतलब होता है, ठीक है, अभी मान लो ये वाला रिएक्शन है, ये वाला, ठीक है, अब मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं पहले सी और डी दे दूं और उसको बोल दूं ए और बी कर दो। ठीक है, इक्विलिब्रियम फिर उसी पॉइंट पे आएगा, बिकॉज इट्स अ सेम रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, और चौथा होता है आपका प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल्स। इनर्ट मटेरियल्स क्या होता है, जनरली लाइक सॉल्वेंट्स टाइप का हम यूज करते हैं, मोस्टली आप देखोगे नाइट्रोजन एज ए इनर्ट एलिमेंट आप देखते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बस होता है, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। अगर रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है तो इक्विलिब्रियम वो चेंज नहीं कर सकता। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर होता है, क्या बोलोगे कि इक्विलिब्रियम बदलेगा ही बदलेगा, कि इक्विलिब्रियम विल चेंज फॉर श्योर, चेंज फॉर श्योर, कि किस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, किस पे डिपेंडेंट है, हाईली डिपेंडेंट है, वो है टेम्परेचर। ठीक है, आगे क्लैपेरॉन इक्वेशन भी आएगा, वो भी पढ़ेंगे। टेम्परेचर, जी हाँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे काफ़ी हाई, अलग टेम्परेचर पे अलग इक्विलिब्रियम आते हैं, बिकॉज हर रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग बिहेव करती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इक्विलिब्रियम कहाँ से आया है और ये कैसे हमने डिराइव किया है। साथ में वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे कांस्टेंट है, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका इंडिपेंडेंट है और किस पे वो डिपेंड करता है, हाईली डिपेंड करता है। सिर्फ टेम्परेचर भी नहीं करता है, और भी फैक्टर्स भी करता है, हम आगे जरूर बात करेंगे। बट जो मेनली जो आपका होता है वो होता है टेम्परेचर। सो आप एक बार वापस से इस पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ना कि मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।